दर्शकों प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रणम्य भारत का खास शो। हाजिर है राष्ट्रीय हिंदू सेना संगठन के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप हिंदू जी के पास। आज ज्वलंत मुद्दों पर बात करेंगे प्रदीप हिंदू जी से। प्रदीप हिंदू जी, आप ये बताइए कि आज इस समय पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर बहुत ही अत्याचार हो रहा है, जिस पर भारत की सरकार भी अपनी विदेश नीति के अनुसार ही कार्य कर रही है और विपक्ष भी कोई शोर नहीं मचा रहा है और सत्ता पक्ष भी नहीं। और हिंदू संगठन, शंकराचार्य, धार्मिक जो भी लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनका दमनकारी उनकी नीति जो है वो बांग्लादेश में आज भी हिंदुओं की जारी है। सर्वप्रथम मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। जो प्रश्न आपने किया अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। जिस समय हमारे देश का बंटवारा हुआ था उस समय पाकिस्तान के अंदर और बांग्लादेश के अंदर, दोनों देशों के अंदर हिंदुओं की एक अच्छी संख्या थी और मुस्लिमों की संख्या हिंदुस्तान के अंदर कम थी। कालांतर में हमारे राजनीतिज्ञों के द्वारा ऐसा तुष्टीकरण रवैया अपनाया गया कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान फले फूले और बढ़े, और जितनी संख्या में बंटवारा के वक्त थे उससे 10 गुना आज की तारीख में हो गए और आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत हो गए और पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट भी उनका बहुत मजबूती के साथ हो गया। अब आते हैं दूसरी बात। तो पाकिस्तान के अंदर उस वक्त जितने रह गए थे वो घट करके 2 कुछ प्रतिशत पे आ गए। 2.8। सेम कंडीशन बांग्लादेश की थी। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना जी जब तक प्रधानमंत्री रही, मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि उन्होंने स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन किया और हिंदुओं को कोई खतरा नहीं हुआ। उनकी इसी कूटनीतिक चाल को देखते हुए कुछ पश्चिमी देश, पाकिस्तान की ISI, और चूंकि मेरे पास प्रमाण नहीं है इसलिए नाम नहीं लूंगा, लेकिन हिंदुस्तान के भी कुछ नेता उसमें शामिल हुए। एक योजनाबद्ध तरीके से शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट कर प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग को नाम दिया जाता है छात्र आंदोलन। छात्र आंदोलन की आड़ में मैं जानना चाहता हूं, मैं उन जिम्मेदार लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर वो छात्र आंदोलन था तो टारगेट हिंदू क्यों था? टारगेट हिंदू मंदिर क्यों थे? हत्याएं की गई हिंदुओं की, रेप किए गए हिंदू लड़कियों के साथ, मंदिर तोड़े गए हिंदुओं के, और वो मंदिर तोड़े गए इस्कान, वहां का एक इस्कान मंदिर है जिसने बंटवारे के वक्त उनको 200 दिन वहां पे भोजन दिया था, उस मंदिर को भी तोड़ा गया। बांग्लादेश में नई सरकार ने जमीयत-ए-इस्लामी संगठन जो कभी राजनीतिक हुआ करता था, उसी विंग की आप शायद बात कर रहे हैं, उस पर प्रतिबंध सरकार ने हटा लिया है। ये कश्मीर में भी आपके यहाँ था जो प्रतिबंधित है, इसकी जड़ें गहरी हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हिंदू जो बांग्लादेश में जो कट रहा है, कम पड़ रहा है, पिट रहा है, प्रताड़ित हो रहा है, क्या ऐसे ही प्रताड़ित होता रहेगा और मोदी की सरकार अपनी विदेश नीति पर ही चालू रहेगी, या विपक्ष कुछ बोलेगा? क्या होगा? या भारत का हिंदू कुछ जागेगा, करेगा उसके लिए? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जितने भी ये प्रतिबंधित संगठन हैं और जिनका कहीं न कहीं आतंकवादी तरीके से क्रियाकलाप है, उनको कहीं न कहीं पश्चिमी देशों से समर्थन मिलता रहा है आर्थिक रूप से। जब चोट उनके खुद के ऊपर पड़ती है
तब वो कहते हैं कि नेस्तनाबूद कर दीजिए, ओसामा बिन लादेन मार दिया जाता है, सब कुछ हो जाता है। और जब तक उनके ऊपर खुद चोट नहीं आती है तब तक वो खेल खेलते रहते हैं। और इसको हम विदेश नीति मोदी जी के समय में बहुत सुधार हुआ है। आज विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का प्रभुत्व बढ़ा है, भारत का दबदबा बढ़ा है। इससे पहले हमारी विदेश नीतियां काफी कमजोर रही हैं और जिसका फायदा विदेशी ताकतों ने उठाया है। और वही विदेशी ताकतें स्पॉन्सर्ड संगठनों को, वो जो प्रतिबंधित संगठन है उनको स्पॉन्सरशिप दे करके और कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं कराते रहते थे और भारत को अस्थिर करने का प्रयास करते रहते थे। लेकिन मोदी जी के आने के बाद आपने नोटिस किया होगा कि 98% जम्मू कश्मीर की आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि मोदी जी ने उन तमाम चीजों पर रोक लगा दी जिनके माध्यम से वो हवाला का पैसा इन लोगों को आता था और उस पैसे, उस फंडिंग से यहाँ पे घटनाएं की जाती थी। बांग्लादेश में हिंदू परेशान है, कट रहा है, पिट रहा है, मारा जा रहा, जलाया जा रहा है। हिंदू संगठन तो नहीं बोल रहे हैं, मुस्लिम लोग भी तो भारत में कुछ नहीं कह रहे हैं। इनका भी तो एक मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए कि आप भारत में रहते हो, भारत के नागरिक हो, भारतीय हो, भारतीय का कहीं भी हिंदू या मौलिक रूप से मानव परेशान होता है तो ओवैसी फिलिस्तीन की बात लोकसभा में करते हैं, लेकिन ये सपोले जो नाक के रूप में सत्ता के सौदागर हैं, ये कभी बांग्लादेश में हिंदुओं की बात क्यों नहीं करते? देखिए, मैं आपको बता दूं, भारत देश का ये सौभाग्य है कि पिछले 10 साल से यहाँ पर राष्ट्रवादी सरकार है और नया कार्यकाल भी 15वें वर्ष का शुरू हो गया है। इसमें बहुत सारी स्थितियां कंट्रोल में आई हैं, लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि ये तुष्टीकरण का रवैया अपनाता है। और बहुत ही मैं भविष्य की एक बात बता रहा हूँ आपको, आने वाले समय में अगर हिंदुस्तान का 100 करोड़ हिंदू जाति पाति का भेदभाव भुला करके एक नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान भी इस्लामिक कंट्री बना दिया जाएगा। उनका जो 2047 तक भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने का सपना है वो पूरा हो जाएगा और उसको पूरा करेगा हमारे यहाँ का विपक्ष। बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। क्योंकि हमारा विपक्ष अगर जरा सा भी कोई घटना होती है तो उनके साथ खड़ा हो जाता है, बताता है ये भटके हुए नौजवान हैं, जबकि उनके यहाँ जो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं। कल भी मैं एक न्यूज में देख रहा था, बिहार के अंदर एक MBBS डॉक्टर, MBBS मीन्स अच्छा पढ़ा लिखा आदमी, और उसका कांटेक्ट निकलता है एक आतंकवादी संगठन से और उसको पुलिस STF उसके घर से उठाती है। कल की न्यूज में देख रहा था बिहार के अंदर। तो अभी क्या प्रॉब्लम क्या है वहां पे, हमारे यहाँ अगर कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म में कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा पढ़ा लिखा है तो वो संत हो जाता है, वो राष्ट्र के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाता है, अपने आप को वो त्याग देता है। तब से लेकर के आज तक आप आज देखिए, अभी माननीय हमारे हृदय प्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऑर्डर किया था कि आप अगर खान पान के स्टॉल चला रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं तो आप अपने रियल नाम से करें, रियल नाम से करें। लेकिन पता नहीं भाई क्या, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी तुष्टीकरण का रवैया अपना लेता है। यद्यपि मैं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सम्मान करता हूं और जो भी उनका निर्णय है सर्वोपरि है, लेकिन उसके इस निर्णय से थोड़ा सा मैं असहमत इस वजह से हूं कि अगर आप अपना चैनल प्रणम्य भारत के नाम से चलाते हैं और आपका ओरिजिनल नाम प्रणम्य भारत है तो क्या आपको अपने पर भरोसा नहीं है? क्या नहीं, आपको प्रणम्य भारत के नाम से चलाना चाहिए, किसी दूसरे के नाम से आप क्यों चला रहे हैं? यही समस्याएं उत्तराखंड के अंदर आ रही हैं, यही समस्याएं उत्तराखंड के अंदर आ रही हैं कि अभी क्या है कि मैंने कई वीडियोस देखे, सब कुछ देखे, वो भगवा वस्त्र भी पहन लेते हैं, चोटी भी रख लेते हैं और हिंदू समाज के अंदर घुलने मिलने का प्रयास भी करते हैं। असम सरकार के मुख्यमंत्री जो है हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो पहले से चली आ रही 4 घंटे की नमाज की छुट्टी के लिए उन्होंने ये विधान हटा दिया है असम से। इस पर बहुत शोर मचा हुआ है, इस पर क्या कहना? बिल्कुल गलत शोर मचा हुआ है, बिल्कुल गलत शोर मचा हुआ है। देखिए, हिंदुस्तान को जैसा कि हमारा संविधान है और हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था है, उसके हिसाब से कहा जाता है ये समस्त जातियों का देश है और समस्त यहाँ के निवासियों को बराबर अधिकार है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पे चलता है। तो अगर जुमे के लिए, नमाज के लिए स्पेशली 4 घंटे की छुट्टी वो सेंशन करेंगे तो फिर मंगलवार को हनुमान चालीसा के लिए 4 घंटे की छुट्टी होगी।
फिर शुक्र जो है रविवार को चर्च वालों के लिए छुट्टी होगी, तो फिर अलग अलग जातियों के लिए 7 दिन की छुट्टी कर दें, सबके सब घर बैठ जाएंगे। नहीं तो ये पूरी तरह गलत है। भारत का संविधान तो सेकुलर है। हाँ, सेकुलर है, सबको पूजा पद्धति की आजादी है, लेकिन वर्किंग पीरियड के बाद। नहीं, ये विशेषाधिकार की फिर मांग क्यों हो रही है? नहीं, विशेषाधिकार किसी को नहीं होना चाहिए, इसका बिल्कुल विरोध कर दे। विशेषाधिकार किस बात का? नहीं, पहली बात तो 47 में जब पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र के रूप में बना तो भारत तो हिंदू राष्ट्र के रूप में बना। मैंने संविधान के वर्जिनल पेज देखे हैं जिसमें 18, 19 जो पृष्ठ है उस पर हिंदू धर्म की संस्कृति से संबंधित भगवान राम, कृष्ण आदि की चित्र लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान उस समय हिंदू राष्ट्र के रूप में था। ये सेकुलर शब्द तो कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने लगा दिया ना। इस विषय में आपका क्या कहना? नहीं, तो उन्होंने इसलिए लगा दिया क्योंकि उनका खुद का इतिहास जो है, आप गांधी परिवार, अभी आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लोकसभा के अंदर देखा होगा, जातिगत जनगणना को लेकर बड़ी हायतौवा हुई और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने एक प्रश्न कर लिया था। माननीय राहुल गांधी जी लगातार एक मुद्दा उठा रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और अनुराग ठाकुर ने उन्हीं की जाति पूछ ली तो हायतौवा मच गया। तो जिस परिवार के खुद के इतिहास का पता नहीं है, खुद का इतिहास नहीं जानकारी में है, नाना नेहरू थे, माताजी गांधी हो गई, उस परिवार के अंदर जितने भी लोग जन्म लेते हैं, जितने भी रिश्ते होते हैं, खुद को आप कहते हैं कि हम हिंदू हैं, और हिंदुओं का एक नियम है, हिंदुओं के सनातन में एक व्यवस्था है कि अगर लड़की, जैसे मैं बाय द वे शुक्ला हूं और मेरे यहाँ की लड़की जिस गोत्र में ब्याह के जाती है उसके नाम के आगे वो सरनाम लग जाता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अपवाद स्वरूप एकमात्र गांधी परिवार ऐसा परिवार है जिसकी लड़की की शादी होने के बावजूद वो गांधी की गांधी ही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उसके जो बच्चे पैदा होते हैं उनके भी नामों के आगे सबके गांधी लगा दिया जाता है। ये कौन सा नियम है भाई हिंदू का? कौन से हिंदू हैं आप? आप उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में कल शायद एक जातीय संगठन की बैठक हुई जिसमें वहाँ के कांग्रेस के जो मौजूदा सांसद हैं उनकी अध्यक्षता में शायद हुई। उसमें एक सज्जन जो अपने को पत्रकार नेता जो भी बताते हैं, उन्होंने कहा हिंदुत्व को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। मैं कोट कर रहा हूं फिर से, हिंदुत्व को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। इस पर कुछ कांग्रेसी लोगों ने भी आवाज उठाई और विरोध किया। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली तो चीज मैं आपको बता दूं कि इस शहर के जो सांसद जी हैं, वर्तमान सांसद जी, वो खुद एक कांग्रेस पार्टी से हैं और स्वाभाविक है कि वो तो एक तुष्टीकरण वाली पार्टी से हैं, तो मंच भी तुष्टीकरण का होगा। दूसरी चीज, जिन सज्जन ने ये बात कही कि हिंदुत्व को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनसे बताना चाहता हूँ कि हिंदुत्व और सनातन के बिना हिंदुस्तान की परिकल्पना ही असंभव। हिंदुस्तान की परिकल्पना आप नहीं कर सकते। 100 करोड़ हिंदू है यहाँ पे, 100 करोड़ हिंदुओं को आप कूड़ेदान में डाल के 40 करोड़ को आप यहाँ के कंट्री का मालिक बनाना चाहते हैं। आपकी सोच क्या है? कहाँ जा रहे हैं आप? या उन सज्जन का मैंने न्यूज़पेपर में नाम देखा, दुर्भाग्य से वो हिंदू हैं, दुर्भाग्य से वो हिंदू हैं और वो ऐसी बात कर रहे हैं। तो इससे पहले उनको ये बात कहने से पहले, ट्रस्ट की रचना में हिंदुत्व तो एक विचारधारा बताई गई है, सनातन धर्म है, क्या इससे पहले भी कोई धर्म हुआ करता था क्या? जहां तक मैंने जितना पढ़ा है, आर्यावर्ते भारत खंडे जम्मूद्वीपे, ये एक आर्यावर्त था और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति थी। सनातन संस्कृति के अलावा जितने भी धर्म आज की तारीख में विश्व के अंदर संचालित हैं, उनकी तारीख बहुत छोटी, बहुत छोटी, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो पारसी धर्म। और हमारा सनातन धर्म, जिसका सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और अब हम कलयुग, युगों युगों से। और एक बात और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसकी प्रत्येक परंपरा, प्रत्येक सिद्धांत वैज्ञानिक प्रमाणिकता के साथ है, जिसको नासा
नासा जैसा हमारा साइंटिफिक सेंटर जो है, सूर्य की ऊंचाई, दूरी, सूर्य की जमीन, पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो आज कैलकुलेट करके बता रही है, 16वीं शताब्दी में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया था। यो जनता है मधुर फल सीधे आज वो और ये एक राइट वे में आ रहा नहीं आ रहा। फिर इसका मतलब हमारा धर्म जो है पूर्णतः वैज्ञानिक प्रामाणिकता के ऊपर आधारित है या चपटी है? धरती गोल है, धरती गोल है और राउंड करती है। नहीं, राउंड करती है या चिपकी हुई है? नहीं, चिपकी हुई नहीं, गोल राउंडेबल। लोग तो चिपकी हुई बता। अरे भैया जिसकी मर्जी वो कहे, हमारा तो सनातन जो है वो वैज्ञानिक प्रामाणिकता के आधार पर, हमारा जो भी सिद्धांत है उसको आप साइंटिफिक चेक कर सकते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म का समय अभी कोर्ट में बहस हुआ, कोर्ट में बहस हुआ कि कैसे मान लिया जाए कि वही स्थान श्री रामचंद्र जी के जन्म का है, वही समय श्री रामचंद्र जी के जन्म का है। हमारे परम पूज्य रामभद्राचार्य जी ने कोर्ट में लगाई थी, और जो कोर्ट में उन्होंने लिख के लगाया था उसको उसके बाद जब नासा ने अपने सॉफ्टवेयर में डाला, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट दिन, एग्जैक्ट डेट निकल के आ गई। चाणक्य ने कहा है कि जिस देश की जनता लालची और मुफ्तखोर होती है वहां ठग राज्य करते हैं। तो क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि भारत के कुछ प्रांतों में, भारत में इस प्रकार की जनता है? इसको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? ये बहुत ही गलत परंपरा है जी। किसी भी देश के अंदर मैं इस विषय पे बिल्कुल निष्पक्षता के साथ बात करना चाहता हूं। सरकार चाहे जिस पार्टी की हो, किसी भी देश के अंदर केवल और केवल 2 व्यवस्थाएं मुफ्त में होनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसके अलावा तीसरी हर व्यवस्था जो फ्री की है मैं उसका विरोध करता हूं। ये देश के अंदर अक्षमता का उत्पादन करती है। नहीं तो इस पे कार्रवाई कौन करेगा आखिर? इस पे तत्कालीन जो वर्तमान में सरकारें हैं उनको सोचना चाहिए। वो अपने वोट की राजनीति के चलते हुए, भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। देखिए बहुत हास्यास्पद बात है, बहुत हास्यास्पद प्रश्न आपने उठाया। मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर अब्दुल कलाम भी हुए जिनको हम पूछते हैं। हमारे इसी भारत के उपराष्ट्रपति, अभी आपने नाम लिया, जिन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मीडिया में कहा था कि भारत में भय का माहौल है। फिल्म इंडस्ट्री के 1-2 कलाकार जिनको आजकल, चूंकि ये चलचित्र का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है और पिक्चर्स और मूवी सभी लोग देखते हैं, उसके भी 1-2 महान व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत में डर लगता है। तो इन सब के मुंह पर एक तमाचा शेख हसीना का हिंदुस्तान में शरण लेना है। एक मुस्लिम महिला जो किसी देश की प्रधानमंत्री होती है और तख्ता पलट के वक्त जब उसकी जान खतरे में आ जाती है, तो इतने सारे 57 इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद वो शरण कहाँ लेती है? हिंदुस्तान में। ये उस उपराष्ट्रपति के मुंह पे सीधा तमाचा है। अब ये बताइए कि 78 वर्ष भारत की आज़ादी को हो गए, जिसमें 10 वर्ष मोदी जी को 11 वर्ष हुए हैं। इसके पहले की सरकारें कांग्रेस की, गठबंधन की रही है। इन सरकारों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बनाया, जबकि जनसंख्या नियंत्रण में हिंदू ही भागीदार बनता रहा? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर कभी लाएगी तो सिर्फ भाजपा लाएगी, वो कभी नहीं लाएंगे। उसका रीजन आप देखिए, हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ तो जो मुस्लिम रियासतें थीं, जितनी क्षत्रिय रियासतें थी, हिंदू रियासतें थी, वो शहर हिंदुस्तान में शामिल हो गए। मुस्लिम रियासतों के कुछ राजा और नवाब ऐसे थे जो पाकिस्तान जाना पसंद किए। उस वक्त भी तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक खेल खेला। उसने क्या किया कि जो राष्ट्रवादी टाइप के मुसलमान थे, सारे के सारे किसी कौम में खराब नहीं होते, सारे के सारे अच्छे नहीं होते, जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे उन्होंने अपनी संपत्तियों को भारत में विलय देने के लिए हामी भरी, और उन संपत्तियों को सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल जी जो हमारे प्रथम गृह मंत्री थे, उन्होंने शत्रु संपत्ति का नाम दिया और वो शत्रु संपत्ति के रूप में घोषित हुई और भारत सरकार उसकी पूर्ण रूप से मालिक हुई। लेकिन ये बात तत्कालीन कांग्रेस को नागवार गुजरी और उन्होंने क्या किया, 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन किया। क्या आवश्यकता थी?
जो हमारे देश के अंदर व्यक्ति नहीं रहा, जो हमारा देश छोड़ के दूसरे देश में चला गया, उसकी संपत्ति सार्वजनिक रूप से सरकारी संपत्ति हो गई। उसकी संपत्ति को समाहित करने के लिए कांग्रेस ने एक खेल खेला। 1954 में वक्फ संपत्ति बोर्ड का गठन किया और तब भी उनका पेट नहीं भरा, तब भी उनको कल्याण नहीं हुआ। 1995 में पुनः उस एक्ट में संशोधन किया जाता है और 1995 में उस एक्ट का संशोधन करके यह कह दिया जाता है कि प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में अभी कल की ही घटना है कि रोहिंग्या मुसलमान जो है घूम रहे थे, भेष बदलकर संत वेश में वो घूम रहे थे, दारू पी रहे थे, ऐसी खबरें आई। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है उत्तराखंड के, जांच कराइए इसकी, इसमें दोषी अगर मैं होऊंगा तो मैं फंसूंगा। वक्फ बोर्ड तक, जहां तक आपने वक्फ बोर्ड की बात की, वक्फ बोर्ड के गठन की आवश्यकता ही क्या थी? ये क्यों किया? ये इस पर कांग्रेस का क्या के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें केवल कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया। मैंने पूर्व में बोला इस बोर्ड के गठन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जो भी संपत्तियां थी शत्रु संपत्ति घोषित थी और शत्रु संपत्ति पे भारत सरकार का अधिकार होता है। लेकिन उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के, मुस्लिम तुष्टीकरण को दृष्टिगत रखते हुए वक्फ बोर्ड का गठन किया कि इन संपत्तियों का उपयोग कहीं धोखे से हिंदू न करने पाए। जबकि जितने भी हिंदुओं के प्रसिद्ध मंदिर हैं हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो वैष्णो देवी का मंदिर हो, चाहे आपका तिरुवनंतपुरम बालाजी का मंदिर हो, जो भी मंदिर हैं सब में श्राइन बोर्ड का गठन है और सब पे सरकार का आधिपत्य है। एक भी मस्जिद आप बता दीजिए हिंदुस्तान के अंदर जिसके अंदर जो चढ़ावा आता है उस पर आधिपत्य भारत सरकार का हो, नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन? जी, आप राष्ट्रीय हिंदू सेना संगठन के माध्यम से भारतवर्ष के 100 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए सतत संघर्षरत और प्रयासरत हैं। जबकि भारत में ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो सत्ता की सौदागर, मैं तो उन्हें सत्ता की सौदागर ही मानूंगा, जो पीडीए जैसा खेल खेलकर समाज में विघटनकारी स्थितियां पैदा करके सत्ता पर आसीन होना ही उनका लक्ष्य है। इनके संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बता दूं, वो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पे कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी मैं करना उचित नहीं समझता, क्योंकि उनका लक्ष्य सत्ता प्राप्ति है और हमारा लक्ष्य हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व प्राप्ति है और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना है। हमारे दोनों के लक्ष्य में अंतर है। उनका लक्ष्य आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इसी ही स्थितियां अगर भारत में रही तो क्या भारत भविष्य में सुरक्षित रहेगा? नहीं। इसके लिए मेरा स्पष्ट संदेश आपके चैनल के माध्यम से समस्त भारतवासी हिंदुओं को है, समय रहते संगठित हो जाओ। अगर जाति पाति में बटे तो छद्म युद्ध करने वाले, जिनको हम ये कह लें कि उनका रूप आप पहचान नहीं पाएंगे, ऐसे लोगों से आपका युद्ध है। और आज से नहीं है, आज से नहीं है, 16वीं शताब्दी से है, जब आपके ऊपर मोहम्मद गौरी ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक किया था, जयचंद्र ने जब मुखबरी करी, तब से लेकर के आज तक। आप आज देखिए, अभी माननीय हमारे हृदय प्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऑर्डर किया था कि आप अगर खान पान के स्टॉल चला रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, तो आप अपने रियल नाम से करें, रियल नाम से करें। लेकिन अब पता नहीं भाई क्या, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी तुष्टीकरण का रवैया अपना लेता है। यद्यपि मैं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सम्मान करता हूं और जो भी उनका निर्णय है सर्वोपरि है, लेकिन उसके इस निर्णय से थोड़ा सा मैं असहमत इस वजह से हूं कि अगर आप अपना चैनल प्रणम्य भारत के नाम से चलाते हैं और आपका ओरिजिनल नाम प्रणम्य भारत है, तो क्या आपको अपने पर भरोसा नहीं है? क्या नहीं, आपको प्रणम्य भारत के नाम से चलाना चाहिए, किसी दूसरे के नाम से आप क्यों चला रहे हैं? यही समस्याएं उत्तराखंड के अंदर आ रही हैं, यही समस्याएं उत्तराखंड के अंदर आ रही हैं कि अभी क्या है कि मैंने कई वीडियोस देखे, सब कुछ देखे, वो भगवा वस्त्र भी पहन लेते हैं, चोटी भी रख लेते हैं और हिंदू समाज के अंदर घुलने मिलने का प्रयास भी करते हैं। ये बहुत सरकार के मुख्यमंत्री जो है हेमंता बिश्व शर्मा ने, जो पहले से चली आ रही 4 घंटे की नमाज की छुट्टी के लिए उन्होंने ये विधान हटा दिया है असम से, इस पर बहुत शोर मचा हुआ है। तो क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि भारत के कुछ प्रांतों में, भारत में इस प्रकार की जनता है, इसको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? ये बहुत ही गलत परंपरा है।
जी। किसी भी देश के अंदर। मैं इस विषय पे बिल्कुल निष्पक्षता के साथ बात करना चाहता हूं, सरकार चाहे जिस पार्टी की हो, किसी भी देश के अंदर केवल और केवल दो व्यवस्थाएं मुफ्त में होनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसके अलावा तीसरी हर व्यवस्था जो फ्री की है, मैं उसका विरोध करता हूं। ये देश के अंदर अक्षमता का उत्पादन करती है। नहीं तो इस पे कार्रवाई कौन करेगा आखिर? इस पे तत्कालीन जो वर्तमान में सरकारें हैं उनको सोचना चाहिए। वो अपने वोट की राजनीति के चलते हुए ये फ्री वो फ्री वो फ्री, अरे कितना फ्री ये देते हो आप? भाजपा को भी तो करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार जो है भाजपा पूर्ण बहुमत में थी, तो ये क्यों नहीं विधान बनाया? नहीं, उनको भी बनाना चाहिए, मैं इसका विरोध करता हूं। हाँ। ये मुफ्तखोरी बिल्कुल बंद करनी चाहिए और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं इस विषय का कि मुफ्तखोरी पे बिल्कुल रोक लगानी चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है। अब खटाखट के नाम से आप दे रहे हैं, कहीं कुछ मतलब नहीं है और जनता ठगी का शिकार हो रही है। मुफ्तखोर तो जनता है, अब जनता मुफ्तखोर है। देखिए इसमें क्या है, आपने एक लालच पैदा कर दिया जनता के अंदर और वो जनता के अंदर लालच पैदा हो गया और आपने चुनाव के समय एक स्कीम निकाल दी कि भारत के अंदर अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो 1 लाख रुपए सबको मिलेगा और 1 लाख रुपए के फार्म भरे जाने लगे। अरे हम एक निष्पक्ष सरकार का चयन चाहते हैं, लालच के बेस पर बनाई गई सरकार नहीं चाहते। और जब निष्पक्ष जनता भी निष्पक्ष, मैं जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप ये 1 बोतल दारू और 500 रुपए पे अपना वोट बर्बाद जब तक करते रहेंगे तब तक आपके ऊपर अयोग्य लोग शासन करते रहेंगे। इसको कोई नहीं बदल सकता। चाणक्य ने तो पहले ही कहा है कि ठगराज करेंगे, लेकिन ये बताइए कि ये जनता जो है मालिक कही जाती है भारतीय लोकतंत्र में, लेकिन ये कैसी मालिक है कि सेवक ही सत्ता के सौदागर बन बैठे। देखिए जब भी किसी भी इंसान के ऊपर लालच प्रभावी हो जाएगा तो उसका विवेक खत्म हो जाएगा। और सेम कंडीशन यहाँ पे, यहाँ के राजनीतिक दलों के द्वारा भारतीय जनता के अंदर लालच पैदा किया जाता है जिससे उनका विवेक अपने आप खत्म हो जाता है। वो ये सोचते ही नहीं है कि 8वां पास व्यक्ति हमारा प्रतिनिधित्व करने जा रहा है या ग्रेजुएट व्यक्ति हमारा प्रतिनिधित्व करने जा रहा है या जो व्यक्ति हमारे सामने चुनाव में खड़ा हुआ है इस पे 50 मुकदमे हैं, मर्डर के, अपहरण के, प्रॉपर्टी डीलिंग के, दुनिया भर के अवैध काम के 50 मुकदमे इस व्यक्ति के ऊपर हैं। इसका चरित्र बहुत खराब रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम उसका चयन करते हैं लालच में। नहीं तो ये चीज बताइए, इसमें पत्रकारिता तो अपना पूरा जो कर्तव्य है निर्वहन कर रही है, न्यायपालिका भी कर रही है, तो ये विधायिका अपने आप सत्ता में बैठकर उनको ही नियम बनाना है, ये क्यों नहीं बनाते? जो नहीं देखिए, 78 साल हो गए कांग्रेस की सरकारें रही, मोदी 2 बार रहे, इनको बनाना चाहिए था ना कि अयोग्य व्यक्ति जो है, जो आपराधिक हैं, जिनका आपराधिक चरित्र है, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं होगा। नहीं देखिए क्या है कि समस्या दूसरी। अब बिहार में चारा घोटाले के आरोपी लालू प्रसाद यादव जी को आरोप भी सिद्ध हो गया, ये और उसके बाद भी वो बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं, सत्ता चला रहे हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं जी, सरकार किसी की भी हो, जी, पूर्णतः साफ सुथरे लोग किसी के पास नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। अभी ये कानून वो इसलिए कानून लेकर के नहीं आ रहे हैं क्योंकि अगर वो स्ट्रिक्ट कानून लेकर के आए कि मिनिमम ये शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, इसका ये एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि इतने मुकदमे होंगे तो नहीं होगा। अगर ये किसी पे केस शैक्षिक अगर आप नहीं रख सकते तो आपराधिक व्यवस्थाओं को अगर लागू करते हैं, जैसे व्यक्ति को लोकसभा, विधानसभा, अतीक, ये सब जो मुख्तार अंसारी, इतने बड़े नामी गिरामी अपराधी जो है, जो जिनका कालाकृत्य ही रहा है, और ये लोकसभा विधानसभा पहुंच जाते हैं, तो ये है कि बताया नहीं कि कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी है ही नहीं जिसके अंदर दागी लोग हो ना, और अगर वो कानून बनाते हैं तो सबसे पहले 50% नेता उनके बाहर होगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए जी। और जब ये कांग्रेस की 10 साल, मोदी सरकार को छोड़ दीजिए, मोदी सरकार को 10 साल हुआ, 68 साल 67 साल जो है पुरानी सरकारें जो रही ये क्या करती रही? इनके पास, किसी के पास वो दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी और आज भी नहीं है। जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आज भी नहीं है। जिस दिन ये दृढ़ इच्छा शक्ति मुखिया के पास होगी कि आपराधिक व्यक्तित्व तो संसद के
अंदर नहीं बैठेगा उस दिन वो कानून बन जाएगा। लेकिन समस्या वही है ना कि सबको सरकार बनानी है, सबको सत्ता सुख भोगना है। वो इन के इन प्रकार कैसे भी ले आओ, अपराधी ले आओ, बदमाश ले आओ, कुछ भी ले आओ, वो चुनाव जीत के सीट की गिनती पूरी कर दे। यहाँ तो लक्ष्य इस बात का है ही नहीं। सदन में एक नाम पर चर्चा होती है, सदन में एक नाम पर चर्चा होती है, पूरा दिन होती है और विपक्ष पूरा, सत्ता पक्ष सब हंगामे बीत जाता है। ये जनता का पैसा, गाढ़ी कमाई का पैसा ये नेता जो सेवक के रूप में वहां बेकार कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना? नहीं देखिए कि कोई दल कोई हो, हम उससे कोई दल हो, हंसी तो तब आती है जी, मुझे नहीं कहना चाहिए। सब्जी बेचते हैं वहां, मैं विधानसभा छोटा सा समाज सेवक हूँ जी। बड़े बड़े लोग और योग्य लोग छोटा कोई नहीं सदन के अंदर बैठे हैं, होता व्यक्ति सदन के विचार ही व्यक्ति को मान, सदन के अंदर काफी अनुभवी लोग बैठे हैं जी। बड़ा हंसी भी आती है और भारत का दुर्भाग्य देख करके रोना भी आता है। जिस समय नई सरकार का गठन हो रहा है, समस्त सांसद जाकर के अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। वहां पर एक ऐसा व्यक्ति सांसद के रूप में आता है जो आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप उस पार्टी के मुखिया की जय बोल सकते हैं, आप अपने समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले की जय बोल सकते हैं, आप अपने इष्ट देवता की जय बोल सकते हैं। ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको भारतीय संविधान देता है जी। लेकिन हमारे सदन के अंदर सौगंध लेते हुए जय फिलिस्तीन, जबकि मैं शॉक्ड था कि ऐसा व्यक्ति भी हमारे सदन के अंदर बैठा है जो दूसरे देश का नाम ले रहा है और उसकी नानी मर जाती है जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, जब उसकी बिरादरी के लोग वहां पे तख्ता पलट करते हैं, भारत वहां की सेना देश को कब्जे में ले लेती है, तोड़फाड़ मचाया जाता है, तब उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये वक्तव्य उनका संविधान विरोधी था, तो इस पे सदन में कार्रवाई उस पर क्यों नहीं की गई? कई मुद्दों पे मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि भारत की राजनीति कहां जा रही है और कितना सत्ता लोलुपता यहाँ के लोगों के अंदर डेवलप हो गई है कि चाहे कोई सदन के अंदर राष्ट्र विद्रोह करे, चाहे कोई सदन के बाहर राष्ट्रद्रोह करे, उस पर कोई एक्शन नहीं लेना है। तब तक एक्शन नहीं लेना है कि जब तक उनको ये नजर ना आए कि यहाँ से कहीं मेरा वोट बैंक तो नहीं बिगड़ रहा। अगर उनका वोट बैंक बिगड़ रहा है तो वो उसके लिए सब कुछ माफ। मुझे याद आ रहा है कि सीतापुर के सांसद जो पहले बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा का चुनाव शायद लड़ते हैं और उसके बाद नगर पालिका का चुनाव भी वो निर्दलीय लड़ते हैं, उसके बाद भाजपा से वो विधायक भी रहते हैं, उसके बाद कांग्रेस से अब सांसद हो जाते हैं। तो क्या इनको विचारधारा पूर्ण राष्ट्रवादी नेता या सेवक माना जाना चाहिए या सत्ता के ये लोग सौदागर हैं? देखिए ऐसे लोगों को, क्योंकि मैं खुल के बात करता हूँ, जिसने जो दिया हो अपने घर ले जाओ। नहीं देखिए मैं तो डरता नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पत्रकार हूँ, 35 साल की पत्रकारिता में मैंने जो कमाया है यही कमाया है, निष्पक्षता ही कमाई है। जो आपने दिया हो, जिस नेता ने दिया हो, अपना लुट को उठाइए, जो दिया हो मांग लीजिए, ले जाओ। मैं देश राष्ट्रवाद सर्वोपरि है, राष्ट्रवाद से समझौता नहीं कर सकता, निष्पक्षता से समझौता नहीं कर सकता। देखिए मैं आपको बता दूं, नहीं जैसे उन्हीं की जनसभा में कल जातीय जो सम्मेलन हुआ, एक व्यक्ति ने वही बात पुराना मैं दोहरा रहा हूँ कि हिंदुत्व को कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। तो इस विषय पर कोई कठोर कार्रवाई हो या कुछ, क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए ऐसे लोग जी जो माहौल देख करके राजनीतिक दल बदलते हैं, उनकी कोई निजी विचारधारा नहीं होती जी। उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत और जो जिस पार्टी की सरकार बनती है उसी में मंत्री बन जाते हैं, हर दल में उसी में मंत्री बन जाते हैं, तो उनकी कोई निजी विचारधारा नहीं होती। भारत में बहुत बड़ा इस प्रकार का गिरोह है जो सत्ता के साथ चला जाता है। देखिए वो किसी विचारधारा का नहीं है, वो अपने दल की विचारधारा का नहीं है, वो सत्ता के साथ, वो अवसरवादी, तो उसे हम सत्ता का सौदागर ही मानते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। वो अपनी किसी पार्टी के हैं, आपकी कोई विचारधारा है, अच्छी बात है, यह आवश्यक नहीं है कि आपकी विचारधारा सम बराबर सबकी हो। देखिए मैं आपको बता दूं जी, जो लोग अवसर के हिसाब से जी पार्टियां चेंज करते हैं,
उनकी कोई विचारधारा नहीं होती, जी। ना उनको समाज को उनके अंदर किसी प्रकार का सुधार लाने की का लक्ष्य होता है, ना उनका कोई विकास का लक्ष्य होता है। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि सत्ता मेरे पास रहे, पद मेरे पास रहे। वो जिस हिसाब से समीकरण अपना बना लेते हैं उसके पास चले जाते हैं। यहाँ पर दोषी हमारी जनता है, जिसको ये नहीं पता है कि सामने वाले व्यक्ति के जीवन का सिद्धांत क्या है, इसका राजनीतिक लक्ष्य क्या है, इसका सामाजिक लक्ष्य क्या है। उसकी गणना करने की आवश्यकता उनको नहीं है। उनको तो केवल भैया की जय जयकार करनी और भैया की जय जयकार। कुल मिलाकर बहुत मुद्दों पर आपसे वार्तालाप हुई, जिसके लिए आपका हार्दिक आभार। ये आप बताइए कि अब आपको भारत का भविष्य किस रूप में दिखता है, ये हमारा अंतिम सवाल है। देखिए, 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला बिंदु आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर देश को बचाना है तो हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा और राष्ट्र को हिंदुत्व में पिरोना पड़ेगा। जैसा वो बता रहे हैं, हिंदुत्व को कूड़ेदान में डाल दीजिए, वो हिंदुत्व को कूड़ेदान नहीं, सेकुलरिज्म को कूड़ेदान में डालना होगा और हिंदुत्व को बचाना होगा। और हिंदुत्व ही एक ऐसी चीज है, सनातन ही एक ऐसा विषय है जो राष्ट्र को उन्नति पे ले जा सकता है। अन्यथा अवसरवादी लोग गिद्ध की तरीके से दृष्टि लगाए बैठे हैं। आप चूके हम सत्ता में आए और देश को इस्लामिक कंट्री घोषित करें। अगर इस्लामिक कंट्री घोषित होने से आपको बचाना है तो आप हिंदुत्व के रास्ते पर चलिए और संगठित रह करके चलिए। बहुत सारे राष्ट्रवादी मुस्लिम भी जो है राष्ट्र के प्रति वफादार हैं, उनसे आपको संदेश देना चाहेंगे कि वो लोग संगठित बने, क्योंकि वो इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी में गड़ जाएंगे, तो उनको आप भी तो कोई कर्तव्य बताएं। देखिए, उसमें से जो मैं अभी तक देखा हूँ, मुश्किल से 1 या 2% की संख्या है। 97 से 98% की संख्या वही है जिनके जहन में इस्लामिक कंट्री घुसा हुआ है। और जो 1-2% हैं उनका मैं हृदय से सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं और जहां पर उनको मेरी आवश्यकता हो मैं उनके साथ खड़ा हूं। आप देख रहे थे परम भारत का खास शो शख्सियत से मुलाकात। प्रणम्य भारत चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट करना न भूलें। हम आपकी राय के अनुसार ही कार्यक्रम बनाते हैं। अपनी राय जरूर दें।